बहुत स्वागत। वॉर रूम देख रहे हैं आप। और ईरान और इजरायल की जंग कहां तक दुनिया को जो है वो नुकसान पहुंचाएगी और जंग कहां पहुंची है, इस पर पूरा अपडेट और खबरें जो वहां से आ रही हैं। मैं आपको ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, इनका एक स्टेटमेंट सुनवाता हूं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं इजरायल के हवाले से। और दरअसल ये अब ये कोशिश ये कर रहे हैं, इनका जो स्टेटमेंट है वो जो नॉर्मल जो होता है बिल्कुल कि ईरान को हम इजरायल को बर्बाद कर देंगे, ये तबाह कर देंगे, उससे हटकर ये दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा खतरा है इस लड़ाई से। आपको मालूम है कि उस केवल ईरान के सामने जो समंदर का हिस्सा है, वहीं से कितना तेल जो है दुनिया को जाता है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है ईरान। और भी खबर आई भी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया, चोक कर दिया है। अगर वो वही कर ले तो दुनिया का लगभग 20% तेल का आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ये लड़ाई पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी, शायद उससे ज्यादा जो रशिया और यूक्रेन की युद्ध ने किया था। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दुनिया को घसीटने का। और अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा, तो राष्ट्रपति ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि हम अभी तक शामिल नहीं हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम इस युद्ध में शामिल भी होंगे इजरायल के साथ और खुलकर ईरान के खिलाफ। अब आप इमेजिन कीजिए, जब अमेरिका जंगों में कूदा है तो दुनिया में क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ था लीबिया के अंदर, अफगानिस्तान में आज तक जो हो रहा है, ये सब किसकी देन है। जब ये बड़ी ताकतें कहीं जंग करती हैं तो फिर वो पूरा क्षेत्र जो है वो डिस्टेबलाइज होता है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो हमारा पड़ोस है, बिल्कुल बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है और हमारे उससे ठीक ठाक संबंध भी हैं। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनते हैं जरा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को। अब ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी भाषा में, और कहीं नहीं आप एक्स पर जाइएगा और जो खामेनी साहब हैं सुप्रीम लीडर, उनका अकाउंट खोल करके देख लीजिएगा वो किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं इजरायल के लिए। आपको बहुत ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। ये बहुत मेजर्ड बात कर रहे थे, इनकी टोन में वो धमकी नहीं थी। ये कह रहे थे हम तो डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जंग हमारे ऊपर जो है वो थोपी जा रही है। ये जो बात कर रहे थे, कोई रैशनल बात जो है वो सुनाई दे रही थी, बजाय उसके कि आप जब रिलीजियस चेस्ट थंपिंग जब करने पर आते हैं, ये वो यहूदी हम मुसलमान हैं, ये बात अलग थी। ये दुनिया को संदेश दे रहे थे। और सौरभ, जनरल साहब, सौरभ बिल्कुल जो इनका फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है काफ़ी रैशनल स्टेटमेंट है। और बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि हम डिफेंसिव लड़ाई कर रहे हैं और उसके लिए हम सब कुछ करेंगे जो हमारी डिफेंस के लिए हमको करना है। लेकिन जो खमेनी का स्टेटमेंट है वो थोड़ा बड़ा आक्रामक टाइप है और वो लैंग्वेज और कंटेंट भी अलग प्रकार की है। देखिए, इजराइल का मुद्दा तो बहुत क्लियर है, उसका पहला मुद्दा है और जो मेन मुद्दा है वो इनका न्यूक्लियर जो वेपनाइजेशन प्रोग्राम है उसको बिल्कुल डिफंक करना है और डिले करना है और बर्बाद करना है। और अगर रिजीम चेंज उसका फॉल आउट होता है वो भी इजराइल को एक्सेप्टेबल है, पर वो इनका मेन मुद्दा नहीं है, वो उसका फॉल आउट हो सकता है। जहाँ तक ये स्टेटमेंट का सवाल है, इससे एक साफ चीज़ अभी उभर के आ रही है कि कल का भी एक इनका स्टेटमेंट था कि मेरे ख्याल अब ईरान को एक रियलाइजेशन हो गया है कि अब ये लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए। और उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर इजरायली हमला रोकता है तो हम भी रोकने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वाला हिसाब किताब दिख रहा है। इजराइल क्या करेगा? मेरे को नहीं लगता इजराइल रुकेगा जब तक उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, जब तक उसको कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैंने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को अच्छी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, तब तक वो चालू रखेगा। सर, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, कल जो बातचीत होनी थी इनकी ईरान की और यूएस की ओमान में वेपन्स को लेकर के, वो ओमान में वो नहीं हुई। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है गुंजाइश कोई बची है? ट्रंप तो अभी भी कह रहे हैं बात कर लो, अभी भी बच जाओगे। देखिए, मेरे को लगता है गुंजाइश ये अभी इनके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं ईरान की तरफ से जी, वो पॉसिबली ये दिखा रहे हैं कि अभी वो कॉम्प्रोमाइज मे बी अ रॉन्ग वर्ड, मतलब वो अभी चाहते हैं कि ये खत्म हो, सीज हो, क्योंकि इससे फायदा किसको है? इजराइल का, ईरान को तो बहुत नुकसान है। देखिए, उसकी जो ये ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये जो गैस प्लांट्स हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय अगर होते गए तो नुकसान तो उनका है, उनकी इकोनॉमी हार्ड हिट होगी। और आज ईरान के पास एक स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन है। कौन उसकी मदद कर रहा है? ना चीन कर रहा है, चीन बोल रहा है जरूर, ना रूस कर पा रहा है, ना टर्की कर रहा है, तो कौन उसकी मदद कर रहा है? पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो भी मैं इसमें आपको बोल देता हूं कि जो इनके पास शाहीन 3 मिसाइल है उसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस है, क्रो फ्लाइट डिस्टेंस काउटा से लेकर इजराइल तक है वो 3300 किलोमीटर। तो न्यूक्लियर वेपन्स इनके वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, इजराइल पहुंच ही नहीं सकते हैं। वो जो इनकी जो लॉन्गेस्ट ये शाहीन 3 है 2750 किलोमीटर है और वो न्यूक्लियर केपेबल कैरिंग
मिसाइल है शाहीन 3, तो वो नहीं पहुंच सकती है। तो कहने का मतलब है ये जो अभी ईरान को, देखिए ईरान एक खासकर फॉरेन मिनिस्टर बड़े रियलिज्म में चल रहे हैं, उनको पता है कि स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है, विश्व में कोई उनके साथ ट्रूली नहीं खड़ा हुआ है। कौन सपोर्ट कर रहा है? मिलिटरली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसको यह भी पता है कि अगर ये युद्ध एनलार्ज होता है, जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे थे, आपने भी बताया, वो जो 33 किलोमीटर है, वहां से 20 किलोमीटर वर्ल्ड का पूरा ऑयल सप्लाई होता है, वो अगर वहां पर वो ब्लॉक कर देते हैं और उसमें कहीं पर वो उस पर ऐसा हमला करते हैं, तो आप लिख के ले लिए जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज हैं, सारे अरब स्टेट्स, ये इनके खिलाफ हो जाएंगे, अमेरिका युद्ध में आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ये यूके आ जाएगा। इनकी तो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स वहां घूम रही है ऑलरेडी ये अरेबियन सी में। तो कहने का मतलब है अगर ये युद्ध और विस्तार होता है तो नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का होगा। और आप कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत से देश इंतजार कर रहे हैं कि ईरान एक गलती करे। बिल्कुल हो सकता, वो गलती नहीं करना चाहेगा, वो तो अभी ट्रैप में फंस चुका है, जिसको मैं बोलूंगा एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप है उसके लिए। और इजराइल तो चाहता है कि ये सब और शामिल हो, तो उसमें उनके पास पूरा इम्पेटस मिल जाएगा। और मैंने शब्द इस्तेमाल किया सर रियलिज्म, इनकी बातों में हकीकत दिखाई दी, जो जमीन पे हालात हैं वो कुछ और देख लीजिए आप भी। ईरान को डर है कि इजराइल ट्रकों के जरिए मिसाइल या ड्रोन उसके देश में स्मगल करके उसके ऊपर हमले कर सकता है। ये जानकारी तो पहले दिन की लड़ाई के बाद ही आ गई थी कि उसने एक बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन करके ईरान के अंदर अपना एक ड्रोन बेस बना लिया था और वहां से भी उसने ड्रोन हमले किए। यह वजह है कि ईरान में वहां की सेना हर कमर्शियल ट्रक को जहां जहां मुमकिन है रोककर उनकी चेकिंग कर रही है। ईरान को लगता है कि जिस तरह यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर ट्रकों की मदद से एयर बेसिस के पास से ड्रोन फ्लाई करके हमला किया था, वैसा कहीं कुछ इजराइल ना कर दे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह भी खबर आई कि इजराइल की तरफ से ईरान में ऐसे बहुत से हमले हो रहे हैं जिसे आप कोवर्ट ऑपरेशंस के दायरे में कहेंगे, और जो कोई देश जो है प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पास अपनी कोई ऐसी इंटेलिजेंस हो, और फिर वो उनकी चोट बड़ी गहरी होती है। ईरान में कई जगहों पर कार विस्फोट हो रहे हैं, कार बॉम्ब्स फट रहे हैं, और इन धमाकों में बहुत नुकसान भी हुआ है। खास तौर पर ये जो गाड़ियों में रखे धमाके हो रहे हैं, बॉम्ब्स फट रहे हैं, ये उनकी सरकारी इमारतों के आसपास हैं, और ईरान का दावा है कि ये सभी कार ब्लास्ट इजराइल करवा रहा है। तो इजराइल की कैपेबिलिटी केवल यही नहीं है कि वो अपने जहाज फ्लाई कर सकता है, आपका एयर डिफेंस डाउन कर सकता है, आप मिसाइलें मार सकता है, वो आपके देश के अंदर घुस करके भी ये सब कुछ कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इजराइल पूर्व में पूरी दुनिया को दिखा चुका है, और ईरान उस सब को जानता है। अभी तो जोक ये चल रहा था कि जो उनका एक कोई टॉप जनरल है वही इजरायली एसेट निकला। ऐसे ही हमास के बारे में भी बातें होती थी कि उनके टॉप कमांडर दरअसल इजराइल के इंटेलिजेंस के एसेट थे। उस कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में तो सर बताएंगे। बिल्कुल सौरभ, मैं खुद इजराइल में 2 बार ट्रेनिंग कर चुका हूँ इनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ, और उसके बाद में हमने आके अपनी जो पहली काउंटर टेररिस्ट यूनिट थी भारत के अंदर, जिसको हम स्पेशल ग्रुप के नाम से जानते हैं, उसको हमने खड़ा किया था उसी तर्ज के ऊपर। तो अभी जहाँ तक मोसाद का सवाल है, मोसाद इनकी सबसे रिलायबल और दुनिया की सबसे घातक एक इंटेलिजेंस कवर्ट ऑपरेटिंग फोर्स है, जो अपने टारगेट्स को 15 साल तक उन्होंने ट्रैक करके उनको मारा है, पकड़ा है, और उनको यहाँ लीगल कोर्ट्स में लेके गए हैं वो। तो जो अभी ऑपरेशन चल रहा है ईरान के अंदर, ये मोसाद ने पूरा प्रीएम्प्ट करके इनके जितने एयर डिफेंस के मैकेनिज्म थे, चाहे इनके रडार्स थे या इनके मिसाइल लॉन्चर थे, उनको लोकल ड्रोन्स के माध्यम से उन्होंने बर्बाद किया, और उसके माध्यम से जो इजरायली एयरफोर्स है उनको एक फ्री ईरान मिला। 200 के करीब हवाई जहाज एयर स्पेस में आ गए ईरान के, टोटल सरप्राइज हासिल किया। और यही बात नेतन्याहू ने सुबह बोली कि हमने टोटल सरप्राइज हासिल किया। ईरान इसके ऊपर कभी सोच भी नहीं रहा था कि इसके ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाएगा। तो इन्होंने वो जो बोलते हैं सरप्राइज इज हाफ वन, मतलब एक आप सरप्राइज कर दे दुश्मन को, आधी जंग आप जीत गए। तो मोसाद ने वो कार्रवाई कर दी, और अभी राइट नाउ पूरी जो इजरायली एयरफोर्स है फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन के साथ इसके एयर स्पेस के ऊपर ऑपरेट कर रही है। अभी चुन चुन के टारगेट एंगेज कर रहे हैं वो, और ईरान की कोई भी एंटी एयर कैपेबिलिटी उसको रोक नहीं पा रही है। तो ये क्षमता है मोसाद की। और मोसाद और भी क्या कर रहे हैं, जो उनके चुन चुन के लीडर 20 से ज्यादा मिलिट्री लीडर कमांडर्स मार दिए, 20 से ज्यादा, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। और अभी उनको सबको डर लग रहा है कि हम कहीं भी सेफ नहीं है,
कोई पता नहीं है कि क्या जो इस रजीम के एंटी हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो लोग मदद कर रहे हैं इसराइल की, कौन कर रहा है? कोई ना कोई घर का सर, ये भेदिया। लेकिन हाँ, कोई बिना घर के भेदी के तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है बिल्कुल। ना। हाँ, और जो रजीम चेंज की बात है वो घर के भेदिए हैं, अंदर है, जो लोग चाहते हैं कि ये रजीम हट जाए यहाँ से, तो उसकी मदद कर रहे हैं इसराइल की। और अभी ये देखना पड़ेगा कि फाइनल अचीवमेंट क्या होगा। नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट दी। किसने पूछा साहब आप तो बंकर बस्ट नहीं कर सकते, उतनी आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो नेतन्याहू ने बोला कि हमारे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, मैं आपको ऑपरेशनल डिटेल नहीं बताऊंगा, हमने बहुत बड़ा डैमेज किया है इनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर। और आप ये इसको अंडरमाइन मत करें कि हमने जो स्ट्राइक करा है उसमें इसका कोई न्यूक्लियर एसेट बच गया होगा। ये उसकी अपनी स्टेटमेंट है। मुझे एक बात बताइए सर, अगर से फॉर मतलब ये स्पेकुलेशन है, इस स्ट्राइक के बाद भी ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बच जाती है, और अब ईरान ये जानता है कि ईरान अपना फाइनल असॉल्ट मुझ पर कर चुका है, मतलब उसने अपने इंटेंशंस आपके सामने जाहिर कर दिए हैं, क्या ईरान वाकई किसी पॉसिबिलिटी में हथियार इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर हथियार? सौरभ देखो, ये समझने की बात तो यही है, समझने की बात यह है कि पहली बात यह कि जो सुगबुगाहट आने लगी है दोनों तरफ से, ये कि अब इस चीज़ को रोका जाए, ये सिर्फ ईरान ही नहीं कह रहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं कह रहे हैं। कुछ जो जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग अगर आप देखें जो वहाँ पे हैं इस समय जेरूसलम में या तेल अवीव में, वो भी वहाँ से भी ऐसी बातचीत निकल के आने लगी है। देखो, ऐसे होता है कि दोनों देशों के बीच में अगर आप मार खाने का स्टेमिना देखें, जैसे कि बॉक्सर्स के बीच में होता है, वो स्टेमिना ईरान में बहुत ज़्यादा है। लैंड मास भी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब कि 10 गुने का फ़र्क है कम से कम। तो वो एक इशू नहीं है कितना डैमेज वो सह सकता है। मेन इशू अब ये है कि जो एम अचीव करना था इजराइल ने, क्या वो उसने कर लिया है? इन एनी केस उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि पूरा एंड तक बर्बाद कर सके वो। इन एनी केस अगर वो टॉक्स को एक तरह से उसमें फ़ायदा लेने की कैपेबिलिटी थी तो टॉक्स हो ही नहीं रही है फिलहाल। तो अल्टीमेटली तो टॉक होनी ही पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें तो वो ये हुआ है कि जो इनका ऑपरेशन चल रहा था इजराइल का गाज़ा और वेस्ट बैंक में, वहाँ से सबका ध्यान हट गया है। इस समय चल रहा है इजराइल और ईरान का। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। अब ये बातचीत भी जो मुद्दा होगा वो उस लेवल पे होगा। और बार बार ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके जो एसेट्स हैं, जो ग्राउंड एसेट्स हैं ईरान के, वो डिग्रेड हुए हैं, बर्बाद नहीं हुए हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिर बिल्डअप कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि अगर आप देखें कि कितने देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं और हथियार भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है 45 के बाद कहीं भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसने हथियार तो बना लिया, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल होने की सोची किसी ने? नहीं। ये हथियार एक तरह से डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल मैं यही जानना चाह रहा था सर आपसे कि क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच जैसे साफ हो गया कि ये केवल कहने की बात है कि हम चला देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, केवल कहने की बात है। बिल्कुल। क्या यहाँ भी क्या वो है ब्लफ ही, लेकिन सब उसके नाम पर हो रहा है? एग्जैक्टली, मैं वहीं पे आ रहा था मैं, कि जो ये न्यूक्लियर हथियार है इसको बोलते हैं इट इज ए वेपन ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को डेटर करना किस लेवल पे, जब आपकी खुद की एग्जिस्टेंस पे खतरा हो। अब सीधी सी बात समझने की ये है, एक बड़ा न्यूट्रल सा पर्सनल व्यू दे रहा हूं मैं। अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार आज की तारीख में है, अनडिक्लेयर्ड है लेकिन है उनके पास, तो क्या वो नहीं चला सकते ईरान के ऊपर ये बॉम्ब खत्म करने के लिए ईरान को? लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? ये उन्होंने अपने एग्जिस्टेंशियली थ्रेट को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए हथियार बना लिए हैं और रख लिए हैं। ईरान भी यही कुछ कोशिश कर रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना के रख ले, ताकि वो डेटरेंस हो जाए किसी और को इस बात के लिए कि ईरान को तुम खत्म नहीं कर सकते हो। अब दोनों डेटरेंस की जो गेम है आज की तारीख में, ये रिकॉर्ड कर लो सौरभ, मैं बता रहा हूं आपको कि जिस भी देश ने ये ठान लिया कि उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना के ही रहना है, वो हथियार बना के ही रखना है और बना के ही रहेगा। क्योंकि अभी भी जो है सारी फैसिलिटीज अंडरग्राउंड है, सब उस लेवल पे चल रही हैं। और जिस देश ने, अगर पाकिस्तान जैसे देश ने सोचा, जिसके पास कुछ भी नहीं था और भुट्टो ने बोला हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, देखो बना लिया ना। और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनकी वजह से ही और देश बना पाते हैं। तो इसलिए अब ईरान के प्रोग्राम में पता नहीं कितना रोल है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि वो अगर उसने सोच लिया है, कितनी भी टॉक्स हो जाए, कितनी भी डिग्रेडेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आने वाले समय में वो भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए इसको बना के रहेगा। और है ईरान के विदेश मंत्री का, अब्बास अरागची का, ये कह रहे हैं कि ईरान पर ये युद्ध जबरदस्ती थोपा गया है और इससे पूरी दुनिया पर गलत असर पड़ेगा। ये पर्शियन गल्फ की बात कर रहे थे। एक आखिरी बात, सिर्फ एक आखिरी बात न्यूक्लियर उस पे, कि जिसने यूरेनियम उस ग्रेड तक बना लिया है जो कि हथियार के लिए अब वो काबिल है, हथियार बनने के लिए, मतलब फिसाइल मटेरियल तैयार हो गया वहां तक।
IAEA के जो सेफगार्ड्स हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसी फैसिलिटीज पे हमला करके इनको बर्बाद करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा उतना ही बढ़ जाता है जितना कि इसके हथियार के इस्तेमाल में बढ़ता है। मैं पूछने वाला था, लेकिन ये तो खुलेआम हमले हो रहे हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये जो बात है कि इजराइल ने जो हमला किया है, तो जो पॉइंट ऑफ जो मोमेंट ऑफ वो चूज़ किया गया है वो इसलिए चूज़ किया गया है कि इस वक्त करने से हम इसको कंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है सौरभ उसके लिए। 2010 में इजराइल ने एक ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स किया था। उसका पर्पस क्या था, उन्होंने बक किया था उनके सेंट्रीफ्यूजल जो पंप्स हैं उनको, और वो रनअवे फिनोमेना हुआ था। उससे उनकी कैपेबिलिटी टू इनरिच यूरेनियम वो 2-3 साल पीछे चली गई थी। इस बार भी जो उसका वो हो रहा है, इजराइल का जो इम्पैक्ट है और जो वॉर कर रहे हैं, उनका पर्पस है इस चीज़ को, जो जनरल साहब ने बोला कि आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको पीछे कर सकते हैं 10 साल 12 साल जो भी, उसी को ये करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये उठती है कि अगर इनके पास लॉन्चिंग डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं है, जो जनरल मेस्टर ने बताया कि अगर वो कहूटा से लॉन्च भी करना चाहते हैं तो इजराइल आउट रेंज्ड है, उनके रेंज में नहीं है। उसी तरीके से ये है कि अगर ये चाहते हैं कि हम लॉन्चिंग मैकेनिज्म को डैमेज कर दें, आपने देखा आज की खबर आई है, पहले इन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया, फिर न्यूक्लियर लीडरशिप को खत्म किया, और उस लीडरशिप में किसको खत्म किया, चीफ ऑफ IRGC को खत्म किया, चीफ ऑफ एयर डिफेंस को खत्म किया और चीफ ऑफ इंटेलिजेंस को खत्म किया। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया, अब लॉन्चिंग मैकेनिज्म खत्म किया। मोसाद ने जो एयर डिफेंस नेटवर्क था उसको नीचे ही खत्म कर दिया, और आप देख रहे हैं वहां पर ट्रकों में बॉम्ब्स वगैरह फट रहे हैं। इसका मतलब जनता में ये बात फैलाई जा रही है कि ये नहीं चलेगा। तो अगर उन्होंने ये अचीव किया तो उसके बाद अब आप देखिए इनको सामान कौन देता है। अगर इनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स बन रहे हैं, जो ग्लाइड इनका वो बना री एंट्री, वो कहां से आया? वो एरोनॉटिक्स इनके पास नहीं है, वो चाइना से आया है। इनके पास जो मेम्स आए हैं, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, उसके बिना आप कोई मिसाइल को मैनोवर नहीं करा सकते, क्योंकि एक्सेलरोमीटर चाहिए आपको जायरोस्कोप चाहिए। वो टेक्निकल कैपेबिलिटी कहां से आई है? वो भी आई है चाइना से। अब इनको उसको बनाने के लिए चाहिए जो जितना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, GPS है, ग्लोनास है, बैदो है, तो ग्लोनास है, बैदो अवेलेबल है, उसका भी सामान चाहिए। तो ये जो बाकी बात चल रही, जो तुर्की वगैरह बीच में आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी डिनाइल के लिए भी आ रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी डिनाइल होगा तो ये मिसाइल जितनी बनी हुई है उतनी बनेगी, उसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो उस इन कैपेबिलिटी को लाना, लॉन्चिंग इन कैपेबिलिटी लाना, सो दैट इजराइल इज आउट रेंज। मतलब आपका जो मिसाइल से जा सकती हैं लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन नहीं कैरी कर सकती, उनको हम इंगेज कर सकते हैं। आपने एयर डिफेंस की बात की थी थोड़ी, तो एयर डिफेंस लेयर को अगर समझाने का मौका मिलेगा तो बता दूं क्यों वो उसको उसको हम अगले सेगमेंट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बारी जो बात रही, आपको टेक्नोलॉजी डिनाइल इनका करना पड़ेगा, लॉन्चर्स इनके खत्म करने पड़ेंगे, और वो जो इनको न्यूक्लियर मेकिंग कैपेसिटी है इसको खत्म करना पड़ेगा। बस जनरल साहब बिल्कुल ठीक बात कही है, जो 60% से 65% ये आ चुके हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं लेकिन वो भारी बनेंगे, उनको ले जाने में दिक्कत होगी। अच्छा, एक सवाल मेरा सर, इसको आंसर करने अपनी बात भी कह लीजिएगा आप, कि मतलब जब हम सवाल पूछते हैं, जो हमारे साथ भी एम्बेसडर साहब उस दिन आए थे, हमने कहा आप क्या वहां पर सरकार बदलना चाहते हैं, ये इस्लामी कट्टरपंथी सरकार को हटा देना चाहते हैं? उन्होंने कहा ये तो वहां की जनता करे। यही बात नेतन्याहू ने भी कही है कि ये काम तो वहां की जनता को करना है, ये इस ऑपरेशन के का एक साइड इफेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए, ये उनका कहना है, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे। तो फिर अगर आप वो सत्ता आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते, या वो कम से कम गारंटीड नहीं है, आप उनकी मिलिट्री को तो समाप्त नहीं करने जा रहे हो, आप कितने जनरल मार लोगे? वो इंस्टीट्यूशन तो खड़ा रहेगा। आप उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दोगे, कोई और आ जाएगा। सर ने बताया टेक्नोलॉजी तो बाहर से ही आई थी, टेक्नोलॉजी फिर बाहर से आ जाएगी। फिर इतने सारे बवंडर को खड़ा करने के पीछे क्या मकसद है? देखिए सौरभ, एक क्विक आपको मैं देता हूँ। जो हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर 2023, किसने करवाया? ईरान। किसकी प्रॉक्सीज इन्वॉल्व थी? ईरान की। हमास, हिजबुल्ला, हूती, सीरिया के माध्यम से लगातार ये जो 1 साल 9 महीने से इजराइल के ऊपर हमले चल रहे हैं, कौन करवा रहा था? ईरान। तो कभी ना कभी तो इजराइल ने अपना बदला लेना था इससे, तो वो बदला भी लेना था। बदला तो एक चीज है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ अचीव करना होगा। उसके ज्यादा अचीव तो ये तो है ही कि इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तो ध्वस्त करना ही करना था उन्होंने।
और ये जो रेडिकल रजीम है इसको हटाने की भी इनकी मुहिम है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ईरान की पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर दे रहे हैं कि अगर ईरान की पब्लिक चाहे तो इनको टॉपल कर सकती है। मैं थोड़ा सा एक न्यूक्लियर के बारे में बोलूँगा कि जो न्यूक्लियर डिवाइस की स्टेटमेंट नेतन्याहू ने दी, उन्हें बोला ये बना रहा है खुद, और ये बना के देता किसको, हूती को, हमास को, हिजबुल्लाह को, और वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर टेररिज्म का इस्तेमाल करते, जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं कि न्यूक्लियर बम बना लिया, इंडिया ने बना लिया, किसके लिए, अपनी जान बचाने के लिए। इनका जान बचाने के लिए नहीं था, इनका था कि नुकसान करो, दुनिया का डराओ, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। यू कैन इमेजिन इतना आसान एक टेररिस्ट के हाथ में, इसको देना, टेररिस्ट को देना। बिल्कुल, एक टेररिस्ट के हाथ में अगर न्यूक्लियर बम आ जाए तो आप क्या नेगोशिएट करेंगे उसके साथ? सौरभ, इसमें एक बात तो और अच्छा, जोड़ दूसरा, दीजिए, हाँ। जहां तक न्यूक्लियर मटेरियल का सवाल है, अगर मैं बोलूं मैं यूरेनियम लेके मैं एक कन्वेंशनल बम के साथ जितने मैं मिसाइलें मार रहा हूं इसराइल के ऊपर, मैं सब के अंदर यूरेनियम डाल के मारूं, इतनी रेडिएशन फैल जाएगी इसराइल के अंदर कि आपको न्यूक्लियर बम की जरूरत ही नहीं है। आपको इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा पूरा एरिया। आपको याद होगा मार देगा सर, वहां मुसलमान नहीं रहते, गाजा का क्या होगा? आप सुनिए तो सही, मायापुरी का इंसिडेंट मालूम है आपको, जहां पे एक एक्सरे की मशीन का कोबाल्ट 60 निकाल के एक कबाड़ी ले गया, पूरी की पूरी वो एरिया जो मायापुरी का था उसको सील करना पड़ गया। 9 इंच की कंक्रीट डालनी पड़ गई हमारी अथॉरिटीज को, AERB को, उसको बंद करने के लिए। और जो लोग जो हैंडल कर रहे थे वो तो मर गए थे, और लोग बीमार भी हुए। तो ये होता है जिसको बोलते हैं डर्टी बम। डर्टी बम का मतलब है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना रेडियो एक्टिव मटेरियल है कि मैं कन्वेंशनल वॉरहेड में लगा लगा के मारता जाऊं वहां पे।